Good morning students, how are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. बच्चे मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका लेक्चर नंबर 9 हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज दो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं और दूसरा ट्रेड पेबल्स किसे कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल को समझने के लिए जरा आपको एक एक्सप्लेनेशन देखना होगा। एकदम ध्यान से इसको समझिएगा, फिर आपको ट्रेड रिसीवेबल बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बच्चे ये मान लेते हैं राम है, सुने हो, और ये जो है मोहन है। ठीक है बच्चे, ये राम है और ये है मोहन। जरा इनके मुंह भी बना लेते हैं और ये छोटा सा कान, आँख, बहुत प्यारा लगेगा देखने में। तो ये जो राम है ना, मान लेते हैं ये भी एक बिजनेसमैन है, ये रिटेलर है और ये होलसेलर है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी रिटेलर कोई भी होलसेलर हो सकता है। जरा ध्यान से सुनो। और ये एक है श्याम जी, इनके भी थोड़ा आंख, मुंह, कान बना लेते हैं। ये श्याम जी है, जरा ध्यान से समझना तीनों के बीच की बात। राम जी ने मोहन के पास गया और गुड्स, कपड़े की, मान लो ये दोनों सब क्लॉथ मर्चेंट हैं। ये लोग, ये तीनों क्लॉथ मर्चेंट है। कोई होलसेलर है, कोई रिटेलर है, और मान लेते हैं ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब होता है जो गुड्स कंज्यूम कर जाए, यूज कर ले। ये मोहन का राम कस्टमर है और राम का कस्टमर श्याम है। ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर में बच्चे अंतर होता है। कंज्यूमर का मतलब होता है जो गुड्स को लास्टली कंज्यूम कर जाए। कस्टमर कोई भी हो सकता है, कंज्यूम करने वाला भी कस्टमर हो सकता है और खरीद के बेचने वाला भी इसके लिए कस्टमर हो सकता है। तो अब जरा समझना, राम ने मोहन से 1,00,000 रुपये के सामान परचेस किए। राम ने मोहन से 1,00,000 रुपये के सामान परचेस किए। ठीक है, अब आप हैं अकाउंटेंट, ये आप हैं अकाउंटेंट। अब समझना है ये कि आप किसके अकाउंटिंग कर रहे हैं। राम का अकाउंटिंग कर रहे हैं, मोहन का अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? इन दोनों बिजनेसमैन में किसका कर रहे हैं? तो आप किसी का अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो जब कभी आप किसी राम का मान लीजिए अकाउंटिंग करेंगे तो राम के बारे में सोचेंगे, मोहन का करेंगे तो मोहन के बारे में सोचेंगे, मोहन की तरह सोचेंगे। तो सपोज डेट आप अभी राम के अकाउंटेंट हैं और इसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखा होगा कि राम ने मोहन से गुड्स परचेज किया। क्या परचेज किया बच्चा? गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। कैसे परचेज किया? उधार में। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन ने गुड्स सेल किया, कितने का? 1,00,000 रुपया का। कैसे किया? ऑन क्रेडिट, वो भी उधारी बेचा होगा, तभी तो राम ने उधार खरीदा। मोहन अगर उधार बेचा है राम को, तभी तो राम उधार परचेज किया है। इसका मतलब हुआ राम के लिए मोहन कौन हुआ? क्रेडिट सेलर। कौन हो गया बच्चा? राम के लिए, यहां लिखते हैं जरा, राम के लिए मोहन क्या हुआ? राम के लिए मोहन क्या हुआ? क्रेडिट सेलर हुआ, उधार बेचने वाला हुआ।
और मोहन के लिए राम कौन हुआ? मोहन के लिए राम जो राउंड कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है। तो मोहन के लिए राम क्या हुआ? तो उधार खरीदने वाला हुआ। अब समझ गए ना जो हम कहना चाह रहे हैं? तो एक व्यक्ति ने उधार खरीदा है, दूसरे व्यक्ति ने उधार बेचा है। तो उधार खरीदा कौन? राम। बेचा कौन? मोहन। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है ना? अब समझते हैं कि डेटर क्या होता है। तो मोहन राम के लिए क्रेडिटर हुआ और मोहन के लिए राम क्या होगा बच्चे? डेटर हुआ। मतलब आपने यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर का मतलब क्या निकाला? आप अभी मोहन हो, मतलब ये व्यक्ति हो, तो आप क्या बोलोगे कि हमने उधार बेचा है राम को, यानी कि राम मेरा डेटर है जो मेरा पैसा देगा। डेटर का मतलब वो व्यक्ति है जिसके ऊपर कर्ज है, वो आज न कल पेमेंट करने वाला है। और क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसको पैसा मिलने वाला है। यूं बोलो तो डेटर उधार खरीदने वाला व्यक्ति होता है और क्रेडिटर उधार बेचने वाला व्यक्ति होता है। तो बस ये समझना है कि हम किसके लिए सोच रहे हैं। राम के लिए सोचेंगे तो राम का क्रेडिटर हो गया मोहन, ठीक है? राम का क्रेडिटर हो गया मोहन। अब मान लेते राम ने सेल कर दिया श्याम जी को, वो भी क्रेडिट पे सेल किया। इसका मतलब हुआ कि राम का डेटर कौन है? श्याम। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि मोहन का डेटर हो गया राम और राम का डेटर हो गया श्याम। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यानी श्याम का क्रेडिटर राम और राम का क्रेडिटर मोहन। तो क्लियर हो गया? यानी कि राम का डेटर श्याम हो गया और मोहन का डेटर राम। तो डेटर और क्रेडिटर दो आप समझ गए। तो डेटर का मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं, फिर हम ट्रेड रिसीवेबल बताएंगे। डेटर का मतलब होता है, डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी, ये आदमी भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, हु ओज अमाउंट टू द इंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब कि डेटर वो व्यक्ति होता है जिसको कोई इंटरप्राइज क्रेडिट सेल किया है और उसके लिए उसके ऊपर पैसा निकल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, या ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज रेंडर किया है उस डेटर को जिस पे पैसा निकल रहा है। या शॉर्ट में बोले तो गुड्स व्हेन सोल्ड टू ए पर्सन ऑन क्रेडिट दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर। ये वाला जरा डिफिनीशन इजी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, फुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपने समझा कि गुड्स व्हेन सोल्ड टू ए पर्सन ऑन क्रेडिट दैट पर्सन इज कॉल्ड ए डेटर। मतलब वो व्यक्ति जिसको हमने उधार में सामान बेचा है तो वो व्यक्ति डेटर कहलाएगा। तो यहाँ भी वही बोला गया है, डेटर इज ए पर्सन और एन एंटिटी। मतलब वो कोई एक खास व्यक्ति भी हो सकता है और कोई एंटिटी भी हो सकता है, हु ओज अमाउंट टू द इंटरप्राइज। ओज मतलब जिसके ऊपर बकाया है, किसका? इंटरप्राइज का। किस लिए भाई? तो अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड, अगेंस्ट जो इंटरप्राइज उसको उधार में सेल किया था उसका बकाया निकल रहा है डेटर के ऊपर। तो ये फुल कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे। अगर उसको भी नहीं समझे तो ये लाइन से समझ गए, इससे भी नहीं समझे तो यहां से समझो। उधार खरीदने वाला व्यक्ति, उधार खरीदने वाला व्यक्ति डेटर कहलाता है, उधार बेचने वाला व्यक्ति क्रेडिटर कहलाता है। एक लाइन में उधार खरीदने वाला डेटर हो गया और उधार बेचने वाला क्रेडिटर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे अब समझते हैं ट्रेड रिसीवेबल का मतलब।
भाई ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसको जरूर समझाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर एक चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब जरा हम लोग समझते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, फिर हम बिल्स रिसीवेबल भी आपको समझाएंगे। डेटर तो आप समझ गए हैं। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये एक अमाउंट है जो रिसीवेबल होना है, जो मिलने वाला है, जो हम उधार बेचे हैं उसके बनिस्पत। हमने जो उधार बेचा है अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, बार बार यहाँ एक वर्ड लिख रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, मान लेते हैं मेरा कपड़ा की दुकान है, तो कपड़े का खरीद बिक्री जो हम कर रहे हैं ये मेरा मेन लाइन बिजनेस है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इस दौरान हमने जो सर्विसेज रेंडर किया या गुड्स सेल किया, उसके बदले में जो पैसा मिलने वाला है उसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? तो बिल्स रिसीवेबल एक तरह का चेक का काम होता है। वैसे फुल कंसेप्ट आप समझिएगा, लेकिन अभी समझो। ए रहा राम और ये रहा मोहन, ठीक है। तो मोहन इसके लिए क्रेडिटर हो गया, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बात होगा, और मोहन राम के लिए हो गया डेटर। मतलब ये इस राम को बोलेगा डेटर और राम मोहन को बोलेगा क्रेडिटर। अब देखो क्या होता है, क्रेडिटर जो होता है ना, एक बिल लिखता है, बिल ड्रॉ करता है। उधार सामान खरीदा है, इसीलिए उधार सामान बेचा है, इसीलिए ये व्यक्ति एक बिल लिखेगा और बिल भेजेगा किसके पास? डेटर के पास। और डेटर उसको एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई हमने तुमसे उधार खरीदा है। एक्सेप्ट करने के बाद वो जो बिल है, वो कागज का टुकड़ा है, वो उस क्रेडिटर के पास भेज देगा। अब क्रेडिटर एक खास समय के बाद उससे वो पैसा लेने जाएगा और दिखाएगा कि देखो भाई ये बिल है जिस पे तुमने एक्सेप्ट किया है कि हम इसका पेमेंट दे देंगे। कौन किसको देगा भाई? तो जो उधार खरीदा है वो उधार बेचने वाला को पैसा देगा। तो यहाँ पे डेटर जो है इस क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। कब करेगा? जो भी ड्यू डेट होगा। मान लेते 1 महीना का बिल था, 1 जनवरी को लिखा गया था। अब बिल मान लेते हैं 1 मंथ का था, 1 मंथ का था, तो 1 महीना बाद उसमें कुछ डेज ऑफ ग्रेस भी छूट दिया जाता है, लेकिन हम उसके उतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। बस समझिए 1 महीना के बाद क्रेडिटर जाएगा और डेटर को बिल दिखाएगा और बोलेगा भाई पेमेंट करो। अब डेटर उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार वो जो बिल है इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, जिसको शॉर्ट में हम बीआर बोलते हैं, और वही बिल इसके लिए बिल्स पेबल हो गया, क्योंकि इसको पेमेंट करना है और इस व्यक्ति को पेमेंट मिलना है। तो जिसको पेमेंट मिलना है वो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलेगा, और जो व्यक्ति पेमेंट करेगा उसी बिल को वो बिल्स पेबल बोलेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको चारों चीज समझा दिया, जैसे कि यहाँ बिल रिसीवेबल का भी डेफिनेशन देख लीजिए। बिल्स रिसीवेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by a debtor, the amount of which will be received on the specified date। एक खास डेट को जिस दिन फिक्स किया गया है उस दिन अमाउंट हमको मिल जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल किसको बोला जाता है, ठीक है। और बिल्स पेबल किसको बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में बीपी बोला जाता है, आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको 3 चीज नहीं, बहुत चीज, ये टॉपिक ही खत्म कर दिया। जैसे कि यहाँ पे दूसरा टॉपिक था ट्रेड पेबल। अब अलग से क्या बताना है, ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल होता है। इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल का मतलब होता है ये एक अमाउंट है जो हमको पे करना है, क्योंकि हमने उधार में गुड्स परचेज किया था या सर्विसेज यूज किया था। तो यानी कि जो हमारा डेटर है वो
उसके ऊपर एक लायबिलिटी है, और जो मेरा क्रेडिटर है उसके ऊपर एक एसेट है जो पैसा मिलने वाला है। तो जिस व्यक्ति को पैसा मिलने वाला होता है उसके लिए एसेट होता है। तो जैसे मोहन को पैसा मिलने वाला है तो मोहन के लिए राम जो है एसेट है। तो मोहन जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो यहाँ पे एसेट साइड में देखो, ऐसे बैलेंस शीट बनता है बच्चा। मैं बैलेंस शीट भी बताऊंगा कैसे बनता है, घबराइए मत। यहाँ पे एसेट होता है तो यहाँ पे लिखेगा राम, मतलब डेटा लिखेगा, वैसे मतलब राम लिखा कि हमको पैसा मिलने वाला है। यही जो राम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर बैलेंस शीट ये व्यक्ति बना रहा है तो ये लिखेगा मोहन क्रेडिट लायबिलिटी साइड में, क्योंकि मोहन को उसको पेमेंट देना है। तो एक व्यक्ति उसी को एसेट माना और एक व्यक्ति उसी को लायबिलिटी माना। तो सोचना है कि कौन उधार बेचा है और कौन उधार खरीदा है। तो आप यहाँ पे क्रेडिटर का मतलब समझ गए होंगे। क्रेडिटर इज ए पर्सन और एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन। इतना डिटेल नहीं समझ में आया तो एक लाइन में समझिए। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है क्योंकि हमने उससे उधार खरीदा है। मतलब हमने अगर अपने क्रेडिटर से, जैसे ये भी नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल हम आपको बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप किराना दुकानदार के पास जाते हैं और उससे उधार खरीदते हैं तो आपके लिए किराना दुकानदार क्रेडिटर हो गया और उसके लिए आप हो गए डेटर। तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ बिल्स पेबल भी वही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कर लिया। देखो यहाँ पे हम जरा पढ़ के बोल दें। बिल्स पेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और इंटरप्राइज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। बिल्स पेबल है क्योंकि ये लायबिलिटी है। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होता है बच्चे। कौन सा लायबिलिटी होता है? तो करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। अभी अभी हमने बताया था बिल्स पेबल मोहन जो है लायबिलिटी है, तो मोहन को पेमेंट करना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप समझ गए हैं कि ट्रेड पेबल किसको बोला जाता है, तो ये भी एक पढ़ लो। इट इज द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब एक अमाउंट है जो हमको पे करना है क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा था, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में ट्रेड पेबल का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, तो ये भी कुछ अलग नहीं दिया हुआ है। ये भी वही बात बोला है कि ट्रेड पेबल आर द अमाउंट्स, मतलब ट्रेड पेबल एक अमाउंट है जो कि पेबल करना है किसी इंटरप्राइज को अगेंस्ट गुड्स परचेज एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंटरप्राइज को, किसी एंटिटी को, किसी संस्था को पे करना है क्योंकि उसने उधार सामान खरीदा है। तो ट्रेड पेबल जब भी आएगा तो वहां दो चीज को मिला के आता है बच्चे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल तो यहां से आप समझे होंगे कि भाई एक, जैसे कि मान लेते हैं एक तरह का ड्राफ्ट होता है, एक ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक कागज पे हम लोग लिखते हैं, कुछ ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़ा वैलिड पेपर होता है। वैलिड पेपर का मतलब आपने कभी कोर्ट वगैरह में गए होंगे तो वहां पे एक वो मिलता था, स्टाम्प पेपर मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? स्टाम्प पेपर। उसी स्टाम्प पेपर की तरह ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसका नाम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इतना डिटेल में हम इसलिए भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उस वक्त आपको और अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको कोशिश तो कर ही रहा हूँ, जरा समझिए। एक पेज है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये पेज बनाएगा मोहन। क्या करेगा? मोहन बनाएगा और उस पे लिखेगा राम को कि राम तुम हमको पेमेंट कर दो। राम उसको एक्सेप्ट करेगा। जब राम उसको एक्सेप्ट करेगा तो राम के लिए वो जो कागज है, राम के लिए वो जो कागज है जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो कहलाएगा बिल्स पेबल। और यही कागज जब वो एक्सेप्ट करके अपना सिग्नेचर डाल के भेज देगा मोहन के पास,
तो मोहन के लिए वही कागज बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो एक ही कागज किसी एक के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, किसी दूसरे के लिए बिल्स पेबल होता है। और एक और बात बता दूं, सबसे सोचने वाली बात है, एक आदमी उधार खरीद भी सकता है और उधार बेच भी सकता है ना। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि राम उधार खरीद रहा है मोहन से और राम उधार बेच रहा है श्याम को। तो राम जो है बच्चे, राम जो है उधार बेचने वाला भी है, उधार खरीदने वाला भी है। तो यहाँ पे ये दोनों कागज रख सकता है, बिल्स रिसीवेबल भी रख सकता है, बिल्स पेबल रखेगा। बिल्स पेबल मोहन के लिए होगा और बिल्स रिसीवेबल श्याम के लिए होगा, क्योंकि श्याम राम को पेमेंट करेगा। ठीक है ना बच्चे। तो जरा हौचपच से बचने के लिए आप एकदम अपने दिमाग में एक ही चीज बैठाए रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह ट्रेड रिसीवेबल का भी कंपनीज एक्ट के अनुसार सेम डिफिनीशन दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल आर द अमाउंट्स रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल एक ऐसा अमाउंट है जो हमको मिलने वाला है कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को उधार में सामान बेचा है या उधार में सर्विसेज दिया है। ठीक है ना बच्चे। तो आपका यहाँ पे इस टॉपिक को मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। एक बार और एक बात बता के कि उधार सेल करने वाला मतलब क्रेडिट सेल करने वाला, जो तुम दुकानदार से उधार खरीदते हो, जो बेचता है, उसको तुम बोलोगे क्रेडिटर। और जो व्यक्ति उधार खरीदता है, जैसे कि तुम उससे खरीद रहे हो, तो तुम उसके लिए डेटर हो गए। तो यहाँ पे जाके 2 लाइन में आप यहाँ पे समझ जाइए कि बेचने वाला, उधार बेचने वाला व्यक्ति क्रेडिटर हुआ, उधार खरीदने वाला व्यक्ति डेटर हुआ। ठीक है बच्चे। तो प्लीज अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ